सिविल सर्विस पोर्टल चैनल में। सो गाइस, ये पार्ट सेकंड है बिहार स्पेशल का। अब आपके पास एक डाउट आ रहा था क्वेरी में कि करंट अफेयर का क्या होगा। देखिए, करंट अफेयर आप तभी पढ़ पाएंगे, तभी आप समझ भी पाएंगे जब आपका जो स्टैटिक पोर्शंस है बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो। अब बिहार का पेपर देना है तो बिहार के करंट से पहले बिहार का एक समग्र आपके पास नॉलेज हो, वो भी हर एक डायमेंशन से। ओके, वहाँ के साक्षरता लेवल क्या है, वहाँ का सेक्स रेशियो क्या है, ज्योग्राफिकल पैरामीटर क्या है, मानसून क्या है, वहाँ का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, वहाँ के जो भी महोत्सव हैं उसमें उपयोगिता क्या है, बिहार का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या छवि है। सो जब हम सारी बातों को जान लेते हैं तो जब हम करंट पढ़ते हैं तो हम हर एक बातों को रिलेट कर लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि करंट की बातें बिहार में कोई चीज़ें नवीकृत है तो वहाँ से करंट की बातें आ जाएं। हो सकता है कि मैटर उठाया जाए करंट से और वहाँ पर डायमेंशन जो है क्वेश्चंस का पूछने का वो बिल्कुल स्टैटिक हो जाए, यानी बिल्कुल बिहार के पृष्ठभूमि से पूछ लिया तब तो फिर वहाँ पे तकिया गोल बिस्तरा गायब वाली बात हो जाएगी ना। तो इसलिए पहले हम बिहार के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं वन बाय वन करके हर एक डायमेंशन से, फिर हम करंट अफेयर पर बात करेंगे ताकि 69 का जो प्रीलिम्स का रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके। ओके, तो पार्ट जो फर्स्ट है वो अपडेट हो चुका है, चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं। आज हम पार्ट करेंगे सेकेंड के बारे में, ठीक है, जिसमें कि हमारा जो आज का टॉपिक है वह है बिहार का इतिहास व संस्कृति। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार का प्राचीन इतिहास से शुरुआत करते हैं। तो पहले आते हैं प्राग ऐतिहासिक कालीन बिहार पे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो टॉपिक है वह पूर्व पाषाण काल है। इससे जुड़ा जो क्षेत्र है, जगह है, वह है मुंगेर और नालंदा। तो क्वेश्चंस आएगा तो इसको आप याद रखना। हाँ, इस पे क्वेश्चंस क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड क्या है, नीचे हम बात करेंगे। ठीक है, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण, ठीक है, इसका भी इस्तेमाल क्वेश्चंस में हुआ है जो कि हम आगे देखेंगे। नौ पाषाण जब युग की बात करते हैं तो चिरांद जो कि सारण में है, चेंचर वैशाली, सेनुआर रोहतास, ताराडी गया, मनेर पटना। ताम्र पाषाण युग की बात करते हैं तो इससे जुड़ा जो क्षेत्र है सोनपुर, ताराडी, मनेर, सेनुआर, मांझी, चेंचर और चिरांद। देखिए नाम थोड़ा सा टिपिकल है, तो एक दो बार जब पढ़ लेंगे तो उसको आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब परीक्षा की दृष्टि से अगर बात करें तो पूरा पाषाण कालीन एस्युलरी संस्कृति से संबंधित उपकरण एवं फुंस की झोपड़ियाँ प्राप्त हुई हैं कहाँ से, पैसरा मुंगेर से। ठीक है, प्रारंभिक पाषाण काल की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है कहाँ से, जेठियन नालंदा से। गिद्धेश्वर पर्वत शैली चित्र जमुई से साक्ष्य मिले हैं। तो चीज़ें आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि एस्पेक्ट्स क्या हैं और क्वेश्चंस का ट्रेंड किस हिसाब से रहता है। ठीक है, अब उत्तर वैदिक कालीन बिहार पे आते हैं। विदेह जो है, ठीक है, इसकी राजधानी मिथिला, राजवंश जनक वंश, संस्थापक राजा निमि, देवी सीता का जन्मस्थली रहा है और पिता राजा सिरध्वज जनक। ठीक है, सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है कहाँ, यजुर्वेद में। साहित्य स्रोत की बात करें तो शतपथ ब्राह्मण, छंदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक, महाभारत, रामायण, वायु पुराण, बौद्ध जातक आदि में। वर्तमान स्थिति की बात करें तो मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा आदि के भागों से जुड़ा यह क्षेत्र रहा है। विदेह एवं कौशल की सीमा जो रेखा है वह सदा नीरा नदी से है, तो ये भी आपको याद रख के चलना है। मगध इसकी राजधानी गिरिब्रज है। यथर्ववेद एवं पंचविश ब्राह्मण में मगध वासियों को व्रात्य कहकर निंदा की बात कही गई थी। ऋग्वेद के कीटक भूभाग से साम्यता मिलता है यहाँ पर। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में गौड़ राज्य संभवतः अंग का हिस्सा था। अब मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अंग की बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल का जो प्रमुख राज्य है अंग, प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। संस्थापक राजा अंग हैं। राजधानी चंपा, वास्तुकार महागोविंद जो कि निवासी राजगृह के। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि चीज़ें किस हिसाब से हैं, क्या एस्पेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर अंग जनपद है। ठीक है, हम चलते हैं मेन एस्पेक्ट्स पे। आप इसको प्लीज़ 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 देखना कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बिहार की स्थित महाजनपद सो अंग महाजनपद है। ठीक है, मगध
साम्राज्य का उदय जो है इसको प्लीज़ आप देख लेना। आपने यहाँ से स्नैपशॉट स्क्रीनशॉट ले करके चीज़ों को स्टोर कर लेना ताकि उसको आप देख लो। जैसे यहाँ पर क्या था कि जो मगध की जो राजधानी है पहले गिरिब्रज थी, उसके बाद पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई। तो यहाँ से पूछ सकता है कि पुरानी राजधानी क्या थी, फिर नवनीकृत राजधानी क्या हुई, और इसको किन किन नामों से कहाँ कहाँ पे बुलाया गया है, और इसके उपनाम क्या है, अन्य नाम क्या है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, वज्जी संघ है यहाँ पर। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान देना है। हर्यक वंश है, इसको प्लीज़ आप देख लेना। ठीक है, जो हर्यक वंश है ये बिंबिसार का समय काल है, जो कि 544 से 452 ईसा पूर्व का समय पीरियड था। ठीक है, इनके वैवाहिक संबंध, इनके पत्नी, इनके बच्चों, पुत्री के बारे में पूरा समग्र नॉलेज है यहाँ पर दिया हुआ, और आगे चल के उस पर जो स्थानित क्वेश्चंस है उसको भी आपको देखते रहना है। सो प्लीज़ आइए ना, देखिए इसमें कुछ भी ऐसा बात नहीं है कि जो कि हम बताएं और आप उसको सुनो। सो आप इसको बहुत आसानी से बहुत बहुत रिलैक्स होकर आप इसको देख सकते हैं। देखिए इस वीडियो का मज़ा तभी आएगा ना जब छोटा सा शॉर्ट नोट्स बनाओगे। छोटे से शॉर्ट नोट्स बना करके ना एक अच्छा खासा कंटेंट हमारे पास स्टोर किया जा सकता है। सो प्लीज़ एक बार ये बात मान करके छोटा सा शॉर्ट नोट्स बनाकर चलिए। ठीक है, जैसे हम मगध है, इसका प्रथम बार उल्लेख कहाँ मिला था, तो अथर्ववेद में। ये क्वेश्चंस आ चुका है, ये भी याद रखना कि मगध का सर्वप्रथम जो उल्लेख है ना वो अथर्ववेद में मिलता है। संस्थापक कौन था, बृहद्रथ था। ठीक है, प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज जो कि राजगीर में है। ठीक है, परिवर्तित राजधानी पाटलिपुत्र। ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो गया। तो जब आप नोट्स बनाएंगे ना तो आप इसके इंपॉर्टेंस को समझ जाओगे। बस ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है किसी भी ऐसे मटेरियल पे। जब आप इसको एक बार कर लेंगे ना तो फिर बिल्कुल रट जाएगा आपके माइंड में। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से अगर हम बात करें यहाँ पर तो अंग नरेश ब्रह्मदत्त की जो मगध विजय का समय था, मगध शासक का, वो भट्टी। ठीक है, वैशाली का नाम किस राजा से प्रेरित है, तो राजा विशाल। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आप एस्पेक्ट को समझ रहे हैं कि क्या है। ठीक है, यहाँ पर बिंबिसार है, यहाँ पे इसको प्लीज़ देख लेना। ठीक है, अजातशत्रु का जो टाइम पीरियड था वो 492 से 460 का ईसा पूर्व का समय था। अन्य नाम क्या था, कुड़िक था, वैदेही पुत्र थे ये। ठीक है, इनको वैदेही पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। राज्याभिषेक से पहले चंपा के उपराजा थे। तो क्वेश्चंस इस हिसाब से आ जाते हैं। वाजरी जो कि प्रसेनजित की पुत्री। ठीक है, और नेक्स्ट थी विद्यावती। ठीक है, धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के अनुयायी, और प्रथम जो बौद्ध संगति का आयोजन इसके समय पीरियड में हो चुका है। प्रमुख विजय की बात करें तो वैशाली, काशी, कौशल। ठीक है, और वैशाली पर विजय की बात करें तो 16 वर्षीय युद्ध के उपरांत महाशिलाकंटक व रथ मूसल अस्त्र का प्रयोग हुआ था। अजातशत्रु के कूटनीतिज्ञ से वशकार एवं सुनीत मखली पुत्र गोशाल की मृत्यु हुई थी। राज्याभिषेक से बात करें तो राज्याभिषेक से पूर्व चंपा का उपराजा। सो ये किसके बारे में था, उदयन के बारे में था। तो ये 460 से 444 ईसा पूर्व का समय था उदयन का। ठीक है, राज्याभिषेक से पूर्व चंपा का उपराजा था। जैन धर्म का अनुयायी था। माता पिता पद्मावती व अजातशत्रु थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उत्तराधिकारी की बात करें तो अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक जो कि हर्यक वंश का अंतिम शासक था। यह इंपॉर्टेंट था, इसको आप प्लीज़ याद रखना। राजधानी का राजगृह उससे पाटलिपुत्र स्थानांतरण शासन के चौथे वर्ष में हुआ था। तो ये भी इंपॉर्टेंट था, इसको भी आप देखना। सो ये ऑब्जेक्टिव जो एस्पेक्ट्स है ना, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो इस एस्पेक्ट्स को आपको लेकर चलना है। ठीक है, यहाँ पर शिशुनाग है। ठीक है, इसको प्लीज़ पढ़ लेना, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बात नहीं करना है, इसको प्लीज़ पढ़ लेना। ठीक है, कालाशोक, इसको भी आप देख लेना। और नंदवंश, ओके, नंदवंश का जो जैसे संस्थापक था कि महापद्मनंद है। उपाधि की बात करें तो महापद्मपति, उग्रसेन, एकराट, भार्गव, सर्वछातनादक, अपरो परशुराम, द्वितीय परशुराम व कली का अंश। तो ऐसे आपको देख लेना है। मंत्री कौन था, कल्पक। ठीक है, तो इस एस्पेक्ट से देख लेना है। अब आते हैं बेहतरीन एनालिसिस पे जो कि हमें जानना काफ़ी जरूरी। सो मौर्य वंश पे आते हैं। ठीक है, राज चिन्ह जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, राज चिन्ह की बात करें तो मयूर। ठीक है, संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, अंतिम शासक बृहद्रथ। काल जो इस समय पीरियड क्या था, टाइम पीरियड क्या था, तो 322 ईसा पूर्व से 187 ईसा पूर्व का। राजधानी पाटलिपुत्र। ओके,
चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानते हैं। 322 से 298 ईसा पूर्व की बातें हैं। मंत्री कौन था? चाणक्य। पत्नी हेलेना, दुर्धरा और नंदिनी, ये आपको नाम याद रखना है। राजधानी पाटलिपुत्र। अन्य नाम जो है वह सैंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस और सैंड्रोकोप्टस, ये आपको नाम याद रखना है। ठीक है। सर्वप्रथम विलियम जोन्स द्वारा सैंड्रोकोटस के रूप में पहचान मिली, जो कि समय क्या था? 1793 ईस्वी का। ठीक है। भारत का मुक्तिदाता तथा बृहत्तर भारत पर शासन करने वाला प्रथम सम्राट, ठीक है, आर के मुखर्जी के हिसाब से ये जो एस्पेक्ट्स है ये दिया गया है। भारत का मुक्तिदाता कहा गया, बृहत्तर भारत पर शासन करने वाला प्रथम सम्राट, ठीक है, कहा गया। ठीक है। मृत्यु की बात करें तो श्रावणबेला में संलेखना द्वारा। स्रोत क्या है? सो राजावली कथा, भद्रबाहु चरित और मुनिन वंशाभ्युदय। तो ये रिसोर्स भी आपको याद रखना है। रिसोर्स वहाँ पे आपको ना बिल्कुल गुमराह करने के, थोड़ा सा क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि स्रोत कहाँ से मिला है मृत्यु का। तो बताएंगे कि राजवली कथा, भद्रबाहु चरित या मुंशी वंशाभ्युदय। ठीक है। चंद्रगुप्त की दक्षिण विजय का विवरण देने वाले समग्र ग्रंथ कौन कौन से हैं? सो अहा नानूरू, ठीक है, परना नूरू। तो ये आपको याद रखना है कि जो दक्षिण विजय का विवरण मिलता है वो कहाँ से मिलता है? तो जो संगम ग्रंथ की अगर बात करें तो अहना नूरू और परना नूरू से मिलता है। ठीक है। जस्टिस के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना डाकुओं का गिरोह था। तो ये तथ्य आ जाएगा, ये तथ्य आ जाएगा कि डाकुओं का गिरोह था चंद्रगुप्त मौर्य की सेना। ये किसके द्वारा? तो जस्टिन के अनुसार ये बातें कही गई हैं, इसको आपको याद रखना है। ठीक है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। ठीक है। ये किसका एस्पेक्ट था? तो ये था प्लूटार्क के अनुसार बातें। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त सेल्यूकस युद्ध, जो कि 305 ईसा पूर्व का ये टाइम पीरियड था। स्थान कौन था? सिंधु नदी के किनारे। परिणाम क्या हुआ? चंद्रगुप्त की विजय हुई है। इसमें ये क्वेश्चंस भी आ चुका है। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना कि सेल्यूकस जो युद्ध हुआ था चंद्रगुप्त सेल्यूकस, इसमें चंद्रगुप्त की विजय हुई थी। सेल्यूकस की पुत्री हेलेना का चंद्रगुप्त से विवाह हुआ और सेल्यूकस का जो राजदूत मेगास्थनीस था राज्य आया था। ठीक है। और मेगास्थनीस को परमानेंटली यहाँ पर रख दिया गया था चंद्रगुप्त के राजसभा में। जस्ट वेट। अब देखिए ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ से क्वेश्चंस आया हुआ है और आई होप सो कि अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखे होंगे तो जितने भी स्टेट पीसेस के पेपर होते हैं ना, वहाँ पर ये वाला जो सेगमेंट है वहाँ से क्वेश्चंस ऑल टाइम आता है। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ठीक है। तो इसको प्लीज़ आप ध्यान से देख लेना। अब आते हैं चंद्रगुप्त द्वारा सेल्यूकस से प्राप्त जो क्षेत्र है, तो आपको याद रखना है कि एररिया, हेरात, ठीक है, उसके बाद अराकोसिया, गांधार, जेड्रोसिया, मकरान, पेरोपी, निसदाई, काबुल। तो इन जगहों को आपको याद रखना है। यहाँ से आई होप कि अभी तक ऐसा 2 से 3 बार ऐसा हुआ है कि यहाँ से मैटर उठा हुआ है, लेकिन अपने अवेयरनेस के लिए यहाँ पे याद रखना, क्योंकि ये ना एलिमिनेशंस में बहुत काम कर देता है, बहुत ज़्यादा काम करता है ऐसे जो फैक्ट होते हैं एलिमिनेशंस करने में। ठीक है। आप यहाँ से इसको ना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो मैंने छोटा कर दिया, प्लीज़ अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है। चलिए, बिंदुसार का जो टाइम पीरियड था वो 298 से लेकर 273 ईसा पूर्व का समय काल था। पिता का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, माता का नाम था दुर्धरा। ठीक है। पत्नी कौन थी? धम्मा और शुभ्रदांगी। ठीक है। और जो कि सिरजियन तकलीफ से जन्म लेने वाला जो प्रथम यह शासक था। तो एक ये एस्पेक्ट है, इसको प्लीज़ आप याद रखना। और मंत्री की बात करें तो प्रारंभ में चाणक्य थे, बाद में अल्लाखट। इस एस्पेक्ट को याद रखना है आपको। ठीक है। चलिए, बिंदुसार के नाम की बात करें तो पुराण में भद्रसार, वारिसार, ठीक है, और जैन ग्रंथ के हिसाब से अगर बात करें तो सिंहसेन है। ठीक है। यूनानी
अगर एस्पेक्ट से बात करें तो अलिट्रोकट्स, स्ट्रेबो होता है मतलब इसका, और अमित्रोकेट्स यानी एथेनियस, ठीक है। चीनी ग्रंथ में अगर साक्ष्य की बात करें तो फा युएन ची लिन में बिंदुपाल, ओके। और संस्कृत में अमित्र घात या अमित्र खाद का नाम का उल्लेख है, ठीक है। अब आते हैं अशोक के ऊपर। अशोक का जो टाइम पीरियड था वो 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व का है। ये टाइम पीरियड को प्लीज़ आप याद रखना, क्वेश्चंस यहाँ से भी आ चुके हैं। जो प्रीवियस ईयर्स के एस्पेक्ट होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं या पेपर दिए हैं तो आपको आई होप कि पता होगा कि जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं वहाँ से वो जो कंटेंट होते हैं वो काफ़ी हमारे लिए लाभदायक होते हैं, ठीक है। तो अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार, माता का नाम सुभद्रागी, ठीक है। और माता के अन्य नाम क्या है? धम्मा, पासादिका, जनपद कल्याणी, ओके। पुत्र जालौक, महेंद्र, तीवर और कुड़ाल, ओके। पुत्री संघमित्रा, चारुमती और मंत्री धारागुप्त। ये जो पुत्री उनकी संघमित्रा हैं, ये चारुमती से ज़्यादा इंपॉर्टेंट संघमित्रा हैं। इसको आप याद रखना है क्योंकि बौद्ध का प्रचार प्रसार करने में संघमित्रा का काफ़ी योगदान रहा है, तो इसको नाम याद रखना। ये संघमित्रा का नाम याद रखना। बौद्धिज़्म के प्रचार प्रसार में इनका काफ़ी योगदान रहा है, संघमित्रा का, ठीक है। अशोक के अभिलेख की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खोजकर्ता टिफेंथलर 1750 ईस्वी में सबसे पहले पढ़ा जाने वाला जेम्स प्रिंसेप ने दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ा था वर्ष 1837 में। अभिलेखों का लेख है वह चापड़ माध्यम रहा है, ओके। अशोक के नाम की बात करें तो अशोक वर्धन विष्णु पुराण में है। बुद्ध शाक्य मास्की अभिलेख में मिला है। मगध धीराज ये भाब्रू लेख में साक्ष्य मिला है। प्रियदर्शी राजा ये बराबर गुहा लेख में साक्ष्य मिले हैं। रान्यो अशोक ये कंगन हल्ली में मिला है साक्ष्य। देवा नाम्पी प्रियदर्शी यह रुम्मिन देई निगलीवा और रूपनाथ व गिरनाल में साक्ष्य मिला है। महाराज कुमार जो साक्ष्य है वह पनगोरिया अभिलेख से प्राप्त हुआ है, ठीक है। अशोक की बात करें तो मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर व उडोगन लेख में साक्ष्य मिला है। नासी डेलेस ये यूनानी लेख में इसका साक्ष्य मिला है। मलका यह अरमा कई लेख में इसका साक्ष्य मिला। थोड़ा सा नाम टिपिकल है, लेने में थोड़ा सा दिक्कत सी होती है। प्लीज़ आप भी इसको ना बहुत ही किफ़ायती तरीके से नोट कर लेना, ताकि एक दो बार लिख लोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक। सो ये जो अमरामाइक लेख है, टिपिकल नाम है, थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। महासूर एवं अपराजित ये महाभारत में साक्ष्य मिला है। धर्माशोक ये कुमार देवी का सारनाथ अभिलेख से साक्ष्य मिला है, तो इसको आपको याद रखना है। अशोक के अभिलेखों की लिपि की अगर बात करें तो खरोष्टी लिपि, शहबाजगढ़ी मानसेहरा में खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ है। द्विभाषी है, कहाँ का? सुरेकुना अभिलेख अमराइक ग्रीक भाषा भी है। ब्राह्मी अन्य समस्त स्तंभ एवं गुहालेख, ओके। अरामाइक ये लखमान एवं तक्षशिला। तो ये याद रखना कि जो ये अभिलेखों का जो माध्यम रहा है लिपि का, वो किन किन माध्यमों से लिखा गया है, किन किन माध्यमों में साक्ष्य मिले हैं, इसको आप याद रखना, ठीक है। भाषा की बात करें तो प्राकृतिक भाषा का इस्तेमाल हुआ है इन अभिलेखों में, ठीक है। गुहा लेख या बरार पहाड़ी गया में, और खोजकर्ता J.H. हैरिंगटन 1785 ईस्वी। इसको याद रखना कि जो गुहा लेख है, ठीक है, बराक पहाड़ी गया में इसका साक्ष्य मिला, और खोजकर्ता कौन है? J.H. हैरिंगटन 1785 का टाइम था वो, ठीक है। बिहार से प्राप्त प्रमुख अशोक स्तंभ की बात अगर करें तो कोल्हुआ, वैशाली, सिंह शीर्ष अभिलेख रहित। और नेक्स्ट है रामपुरवा जो कि पश्चिमी चंपारण, जो कि वृषभ शीर्ष वर्तमान अवस्थिति राष्ट्रपति भवन के समक्ष। नेक्स्ट है रामपुरवा व पश्चिमी चंपारण, रामपुरवा जो कि पश्चिमी चंपारण में सिंह शीर्ष,
का अभिलेख, स्तंभ जो कि वर्तमान अवस्थिति भारतीय संग्रहालय कोलकाता में अवस्थित किया गया है इसको। लौरिया नंदनगढ़ पश्चिमी चंपारण में मिला था यह सिंह शीर्ष का। लौरिया अरेराज ये पूर्वी चंपारण जो कि सिंह शीर्ष का यह अभिलेख अशोक स्तंभ है। तो ये आपको जो ये जो 1 2 3 4 5 ये जो स्तंभ है इसको प्लीज़ आप ये माइंड रखना, याद रखना, ठीक है। इसको 2 से 3 बार जब आप रट लोगे ना तो चीज़ें बहुत अच्छे से बहुत आसानी से याद हो जाएगा। मैं इसको रिपीट कर दूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये सेगमेंट है, क्योंकि बिहार से टोटल ये 5 स्तंभ का अवशेष मिले थे जो कि अभी काफ़ी प्रचलित है और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इसका उपयोगी तथ्य रहता है, तो इसलिए इसको आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे जो कोल्हुआ वैशाली ये सिंह शीर्ष है, ये अभिलेख रहित है। रामपुरवा पश्चिमी चंपारण में वृषभ शीर्ष, ये वर्तमान अवस्थिति राष्ट्रपति भवन के समक्ष अवस्थित है। रामपुरवा पश्चिमी चंपारण में सिंह शीर्ष का यह स्तंभ मिला है जो कि वर्तमान अवस्थिति भारतीय संग्रहालय कोलकाता में इसको रखा गया है। लौरिया नंदनगढ़ ये पश्चिमी चंपारण सिंह शीर्ष का स्तंभ है। और लौरिया एरेराज ये पूर्वी चंपारण सिंह शीर्ष का यह स्तंभ है, ठीक है। बिहार में स्थित अशोक के अभिलेख, ओके, बिहार में स्थित अशोक के अभिलेख लघु शिलालेख यह सासाराम में है। स्तंभ लेख की अगर बात करें तो लौरिया नंदनगढ़ पश्चिमी चंपारण, लौरिया अरेराज पूर्वी चंपारण, रामपुरवा पश्चिमी चंपारण। मौर्यकालीन प्रांत व राजधानी की बात करें तो उत्तरापथ यानी उद्दीच ये तक्षशिला, अवंती उज्जैनी महिष्मती, कलिंग तोसली, प्राची पाटलिपुत्र, दक्षिणापथ ये सुवर्णगिरी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चंस में आ जाता है कि जैसे मौर्यकालीन जो प्रांत है ना उनकी राजधानी कहाँ कहाँ पर थी, किन किन प्रांतों की राजधानी कहाँ, जैसे अवंती है ना, अवंती की राजधानी महिष्मती, उज्जैनी भी आपको याद रखना, कलिंग है तो तोसली है, प्राची है तो इसका राजधानी पाटलिपुत्र, दक्षिणापथ है तो इसकी राजधानी सुवर्णगिरी। तो ऐसे आपको ये एस्पेक्ट भी याद रखना है, ठीक है। अभी देखिए अभी बहुत समय हमारे पास है, अगर हम धीरे धीरे भी चीज़ों को एक एक करके कंटेंट को अपने पास रखते जाएंगे ना, चीज़ें समय से पहले काफ़ी सही तरीके से हमारे पास एकाग्र हो जाएंगी, ठीक है। चलिए परीक्षा की दृष्टि से अगर बात करें इन कंटेंटों का तो चंद्रगुप्त के साथ श्रवणबेला गोला जाने वाले जैन आचार्य भद्रबाहु थे, ठीक है। प्राचीन काल में सबसे बड़ी मंत्रिपरिषद थी बिंदुसार की, यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अशोक कालीन विदेशी शासक की बात करें तो एंटियोकस सेकेंड, ठीक है, भारतीय नाम अंतियोक, देश सीरिया से, भारतीय दूसरा है टालमी सेकेंड फिलाडेल्फस, भारतीय नाम तुर्मय, देश मिस्र। नेक्स्ट है एंटीगोनस, भारतीय नाम अंतिकिनी, देश मकदुनिया, ठीक है। नेक्स्ट है मगस, भारतीय नाम मग, देश साइरिन या सिरीन। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर, भारतीय नाम कलिंग सुंदर, देश एपिरस। तो इसको याद रखना कि ये जो विदेशी शासक थे, विदेशी शासक उनका विदेशी नाम क्या था और भारत में उनका नाम क्या रखा गया था और वो किस देश से संबंधित थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, शुंग वंश पे आते हैं। इस पे जो संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग थे। इनको क्रेडिट क्या है, 2 अश्वमेध यज्ञ कराने का। पुरोहित कौन थे, पतंजलि। धनदेव का अयोध्या अभिलेख। साक्ष्य उपाधि की बात करें तो सेनानी, औदिभिज और कोसलाधिपति, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। कुल शासक 10 थे इसमें शुंग वंश में। अंतिम शासक देवभूति, राजधानी पाटलिपुत्र। यहाँ से क्या है कि ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अंतिम शासक आपको याद रखना है। और इसी का नहीं, हर एक साम्राज्य का, हर एक वंश का अंतिम शासक आपको याद होना चाहिए, संस्थापक याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जो शुंग वंश है ना, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है, ठीक है। और इससे जुड़ा एस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अब 2 अश्वमेध यज्ञ का संचालन किए थे, इनके पुरोहित पतंजलि थे,
ठीक है। और अंतिम शासक देवभूति रहे हैं, राजधानी पाटलिपुत्र, तो इसको याद रखना है। अगर हम कण्व वंश पे आते हैं तो संस्थापक वासुदेव हैं। अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या, अंतिम शासक सुशर्मा। और ब्राह्मण वंश पे बात करें तो कुल शासक 4 हैं, वासुदेव, भूमिमित्र, सुशर्मा और नारायण, ठीक है। परीक्षा की दृष्टि से अगर इस पर बात करें एस्पेक्ट्स पे, तो बिंदुसार के दरबार में रहने वाला आजीवक भविष्यवक्ता कौन था, तो वह है पिंगलवत्स, अशोक के सम्राट बनने की भविष्यवाणी भी इन्होंने किया था। ये नाम याद रखना, पिंगलवत्स, पिंगलवत्स याद रखना नाम, ठीक है। बिंदुसार द्वारा सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मांगी गई वस्तुएं अंगूरी मदिरा, सूखी अंजीर व एक दार्शनिक। तो आई होप कि आप समझ गए ये महत्वपूर्ण जो अगर एस्पेक्ट्स एग्जाम के रिलेटेड, ठीक है। गुप्त वंश पर आते हैं। सो गुप्त वंश का जो संस्थापक था श्रीगुप्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतिम शासक विष्णुगुप्त, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है गुप्त वंश को। ये भी क्वेश्चंस, ये इंटरव्यू का काफ़ी प्रचलित क्वेश्चंस रहा है कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसको माना जाता है, तो गुप्त वंश को। वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। चलिए आते हैं श्रीगुप्त पे। उपाधि महाराज, उत्तराधिकारी घटोत्कच। चीनी यात्री इत्सिंग द्वारा उल्लेख क्या मिलता है कि मृगारी खावान मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया है। तो आप ये मृगारी खामन मंदिर आप नाम याद रखना, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम जो कि 319 से 335 ईस्वी का टाइम पीरियड था, पिता कौन थे, घटोत्कच। प्रथम स्वतंत्र गुप्त शासक का श्रेय इनको है। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह हुआ था। गुप्त संवत का प्रारंभ 319 ईस्वी में उपाधि महाराज धीराज की, ठीक है। स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाला प्रथम गुप्त शासक था ये, ठीक है। प्रमुख प्रकार राजा रानी प्रकार, तो ये याद रखना। यहाँ से इंपॉर्टेंट इस एस्पेक्ट क्या है कि स्वर्ण मुद्रा चलाने वाला प्रथम गुप्त शासक का श्रेय इनको जाता है। तो ये भी याद रखना कि चंद्रगुप्त प्रथम को क्या क्या क्रेडिट मिलता है। पिता का नाम घटोत्कच था और प्रथम स्वतंत्र गुप्त शासक था ये, ठीक है। अब आते हैं समुद्रगुप्त पे। 335 से 375 ईस्वी का टाइमिंग था इनका। उपाधि की बात करें तो पराक्रमांक, अप्रतिरथ, पृथ्वीव्याम पतिरथ, व्याघ्र प्रक्राम, कृतांत, परशु, कविराज। तो ये नाम आप याद, थोड़ा सा टिपिकल नाम है, ठीक है। प्लीज़ इसको आप नोट डाउन कर लेना। नोट डाउन करके जब एक दो बार पढ़ेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। अन्य नाम की बात करें तो चंद्र प्रकाश इनका अन्य नाम था। भारतीय नेपोलियन भी इनको कहा जाता था। किसने कहा था, वीएन स्मिथ ने कहा था भारतीय नेपोलियन किसको, समुद्रगुप्त को, ठीक है। 6 प्रकार के सिक्का चलाए थे कौन, गरुड़ प्रकार, धनुर्धारी प्रकार, परशु प्रकार, अश्वमेघ प्रकार, व्याघ्र हनन प्रकार और वीणावादान प्रकार, ठीक है। अश्वमेघ यज्ञ का संपादन इन्होंने किया था। चलिए आप यहाँ से ना इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं छोटा थोड़ा कर दे रहा हूँ, यहाँ से ले लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो कि 375 से 415 का समय है, ये प्लीज़ आप याद रखना। 375 से लेकर 415 का टाइम पीरियड रहा है। माता का नाम दत्त देवी व समुद्रगुप्त, ठीक है। अन्य नाम की बात करें तो नरेश चंद्र, सिंह चंद्र, नरेंद्र सिंह। उपाधि की बात करें तो देवराज, विक्रमादित्य, विक्रमांक, परम भागवत, शाकीर, गढ़ारी, ठीक है, सिंह विक्रम, श्री विक्रम, ठीक है। 8 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं इन्होंने चलाया था। रजत एवं ताम्र मुद्राएं चलाने वाला प्रथम गुप्त शासक था। ये एस्पेक्ट आपको याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। शकों पर विजय प्राप्त किया था इन्होंने। नवरत्न की बात करें तो कालिदास, धनवंतरी, छड़प, अमर सिंह, बेताल भट्ट, शंकु, घटकरपर, वराह मिहिर, वरुचि। देखिए यहाँ से क्वेश्चन जब आता है ना, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, तो ये वाला एस्पेक्ट यहाँ से आता है। ये वाला एस्पेक्ट यहाँ से आता है क्योंकि ये जो कालिदास और धनवंतरी है बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट ये 2 कंटेंट हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है तो ये पूछ सकता है कि किनके समय काल में ये थे। तो याद रखना कि ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो कि 375 से 415 के पीरियड के समय
ये नवरत्नों में शामिल थे। ठीक है। प्रमुख अधिकारी की बात करें तो वीरसेन साव जो कि संधि विग्राहिक व सचिव हुआ करते थे। आम्रकारदव जो कि प्रधान सेनापति हुआ करते थे। तीरभुक्ति जो कि आधुनिक दरभंगा का गवर्नर गोविंद गुप्त फर्स्ट थे। ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम पे आते हैं जो कि 415 से 455 के समय का इनका टाइम पीरियड था। उपाधि महेंद्रादित्य। माता पिता ध्रुव देवी व चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय महाविहार का स्थापना। क्वेश्चंस यहाँ से आता है, कई बार आता है, इसको प्लीज़ आप याद रखना। मान के चलना कि ये वाला क्वेश्चन आउट रहता है। ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय जिसको कि महाविहार भी कहते हैं का संस्थापक हैं कौन? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का टाइम पीरियड क्या है? 415 से 455 का समय। इनका उपाधि क्या है? महेंद्रादित्य। इनके माता का नाम ध्रुव देवी, पिता का नाम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है। सर्वाधिक प्रकार की मुद्राएं, लगभग 15 प्रकार की मुद्राएं इन्होंने चलाया था। अश्वमेध यज्ञ का संपादन भी किया था। सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं इनके समय। प्रथम अभिलेख विलसलगढ़ अभिलेख जो कि एटा उत्तर प्रदेश से मिला है। ठीक है। हुड़ शासक मिहिर कुल को पराजित करने वाला गुप्त शासक नरसिंह गुप्त वालिद्य। ठीक है। मगध के उत्तर गुप्त वंश का अंतिम उल्लेखनीय शासक जीवित गुप्त द्वितीय है। ठीक है। तो ये कंटेंट छोटे छोटे हैं, लेकिन ये वाला जहाँ पे भी हाईलाइट चीज़ें हो रही ना उसको प्लीज़ आपको मिस नहीं करना है, बहुत अच्छे से याद आपको कर लेना है। स्कंदगुप्त पे आते हैं जो कि 455 से 467 ईस्वी का टाइम पीरियड था। माता पिता देवकी व कुमारगुप्त प्रथम है। उपाधि विक्रमादित्य व क्रमादित्य है, विक्रमादित्य है और सक्रोपन है। गुप्त वंश का अंतिम महान सम्राट इनको माना जाता है स्कंदगुप्त को। ठीक है। हुड़ आक्रमण से देश की रक्षा इन्होंने किया था। मुद्राओं की बात करें तो मुख्यतः 4 प्रकार की मुद्राएं इन्होंने चलाया था। मगध का उत्तर गुप्त वंश की बात करें तो राजधानी पाटलिपुत्र। संस्थापक कृष्णगुप्त। अभिलेख अशगढ़ एवं देव वर्नाक लेख, ये 2 आप याद रखना अभिलेखों को। प्रमुख उत्तर गुप्त शासक की अगर बात करें तो कुमारगुप्त पे पिता का नाम पिता जीवित गुप्त प्रथम स्वतंत्र शासक। उपाधि महाराजाधिराज। मौखिर नरेश ईशान वर्मा पर विजय इन्होंने प्राप्त किया था। परवर्ती शासक क्रमशः दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, देवगुप्त था, राघव गुप्त। ठीक है। तो ये याद रखना कि जो उत्तर गुप्त शासक थे कुमारगुप्त, इनसे आस्पेक्ट ये 4 ये आपको याद रखने हैं। ठीक है। आदित्य सेन की बात करें तो पिता माधवगुप्त। बोधगया में बौद्ध मंदिर का निर्माण स्रोत हुई लुक से। 3 अश्वमेध यज्ञ का संपादन इन्होंने किया था जो कि मंदर लेख से ये साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। देवगुप्त द्वितीय की बात करें तो पिता आदित्य सेन। ठीक है। सकलोतपथ नाथ जो कि चालुक्य लेख से ये साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। अब आते हैं पाल वंश युगीन बिहार पे। संस्थापक गोपाल जो कि समय पीरियड क्या था? 750 से 770 ईस्वी का। अब मगध पर अधिकार का इनको श्रेय जाता है और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय महाबिहार का स्थापना किया था। ये आपको प्लीज़ याद रखना है। ठीक है। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो आप बताएंगे गोपाल। ठीक है। जनता द्वारा शासक बनाया गया था, ये भी एक एस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उस समय प्रजातंत्र वाला मामला था, लेकिन ये जनता के द्वारा शासक बनाया गया था। ठीक है। धर्मपाल का जो है टाइम पीरियड वह 770 से 810 का है। उपाधि की बात करें तो उत्तरा पथस्वामी व परम सौगात। ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर की स्थापना किया था किसने? धर्मपाल ने। ये याद रखना। ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में है का स्थापना किसने किया था? धर्मपाल का टाइमिंग पीरियड का था 770 से 810 ईस्वी का है। ठीक है। और सोमपुरी विहार का भी निर्माण करवाया था। कन्नौज शासक इंद्रायुध पर विजय उन्होंने प्राप्त किया है, तो ये इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं देवपाल जो कि 810 से 850 का टाइम पीरियड है। राजधानी मुंगेर। प्रतिहार शासक रामभद्र तथा मिहिर भोज पर इन्होंने विजय प्राप्त किया था। ठीक है। नालंदा में जावा के शासक बाल पुत्रदेव द्वारा
बिहार का निर्माण नालंदा के प्रधानाचार्य आचार्य वीरदेव और तारानाथ ने बौद्ध धर्म का पुनर्स्थापक कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना कि तारानाथ ने बौद्ध धर्म का पुनरास्थापक कहा। ठीक है, तो ये जो लिंक है ना, इसको याद रखना देवपाल से इसको याद रखना कि तारानाथ के बौद्ध धर्म का पुनर्स्थापक कहा, किसने कहा? तो तारानाथ ने कहा देवपाल को। ये लिंक आप प्लीज़ याद रखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अन्य प्रमुख पाल शासक, सो अन्य नाम सूरपाल, पुत्र नारायण पाल के पक्ष में सिंहासन त्याग कर संन्यास ग्रहण किया। प्रमुख अभिलेख की बात करें तो बादल अभिलेख, जो कि देवपाल को म्लेच्छ विजेता कहा जाता है, जो कि नारायण पाल का ये टाइमिंग पीरियड था 854 से 908 के समय का। परीक्षा की दृष्टि से अगर बात करें तो पाल वंश का अंतिम शासक, शक्तिशाली शासक रामपाल, ये याद रखना। कैवर्त विद्रोह के समय शासक था रामपाल, ये कैवर्त विद्रोह आप याद रखना। ठीक है, कवि सोड्डल द्वारा उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी गई थी किसको? धर्मपाल को। आदंतपुरी महाविहार किस नदी के किनारे स्थित है? तो पंचानन नदी के। अरबों द्वारा पाल राज्य को कहा जाता था रुहमा। देवपाल की माता का नाम था रन्ना देवी, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सेन राजवंश, संस्थापक कौन था? सामंत सेन। ठीक है, आदि पुरुष वीरसेन, दक्षिणापथ के राजाओं के वंशज माने जाते हैं सेन राजवंश। अंतिम शासक लक्ष्मण सेन, इंपॉर्टेंट है ये। अन्य संज्ञा कर्नाटक छत्री, ब्रह्म छत्री। ठीक है, सो नेक्स्ट है विजय सेन। शासनकाल का समय जो है 1095 से 1158 ईस्वी का समय था। सेन वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक विजय सेन। ठीक है, प्रमुख अभिलेख देवपाड़ा, बकरपुर व पैकोर लेख। उपाधि की बात करें तो अरिराज, जो कि वृषभ शंकर की उपाधि इनको दी गई थी। श्री हर्ष गढ़वाला द्वारा राजकवि चरित गौड़ोरविश प्रशस्ति की प्रेरणा। तो ये जो छोटे छोटे कंटेंट होते हैं ना, ये आपको याद रखना है। एग्जाम में यहीं से ट्विस्ट आएगा और यहीं से चीज़ें मिस होती हैं। ठीक है, और प्रदुनेश्वर शिव मंदिर जो कि देवपाड़ा में है का निर्माण कराया था किसने? सो विजय सेन ने। तो ये आपको याद रखना है एस्पेक्ट। ठीक है, जो नेक्स्ट है बल्लाल सेन, इसको प्लीज़ आप देख लेना, इसको ना आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लक्ष्मण सेन, इसको भी प्लीज़ आप देख लेना एज ए असाइनमेंट, इसको प्लीज़ देख लेना। इसके लिए देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि सेन वंश का सर्वाधिक जो शक्तिशाली शासक था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि जो लक्ष्मण सेन है ना, वो सेन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है और बंगाल का अंतिम शक्तिशाली हिंदू शासक माना जाता है। ठीक है, और प्राचीन भारतीय शासकों में सर्वाधिक लंबी उपाधि की अगर बात करें तो अश्वपति, गजपति, नरपति, राज्याधिपति, सेनकुल, कमल विकास, भास्कर, सोमवंश, प्रदीप, परम भट्टारक, परमसौर, गाडेश्वर, महाधिराज। तो भैया इतना लंबा है, ये तो किसी को नहीं याद होने वाला। ठीक है, सो ये प्लीज़ बस ऐसे याद रख लेना कि प्राचीन भारतीय शासकों में सर्वाधिक लंबी उपाधि किसको मिली थी? तो वो था लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन ये हिंदू शासक था, ये भी याद रखना है आप। लक्ष्मण सेन प्राचीन भारतीय शासकों में सर्वाधिक लंबी उपाधि धारण करने वाला शासक था। तो याद रखना, ये इसको बहुत स्पेशल ये चीज़ बना देता है। मिथिला का कर्नाटक वंश की जो बात करें तो संस्थापक न्यायदेव। पालवंशी रामपाल का समकालीन उपाधि कर्नाटक कुलभूषण, राजधानी सिमरावगढ़ वर्तमान नेपाल है। ठीक है, प्रमुख शासक नरसिंह देव, बख्तियार खिलजी को नजराना देता था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। ठीक है,
हरि सिंह देव जो कि गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के समय शासक था, जो कि पंजी प्रबंधन का विकास किया, मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है इनके समय पीरियड में, और कर्नाटक वंश का अंतिम शासक था। तो ये भी याद रखना, ये कर्नाटक वंश का अंतिम वाला ना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं तो इसको याद रखना। बिहार में बौद्ध एवं जैन धर्म, यहाँ से जो बिहार स्पेशल्स का, बिहार स्पेशल और क्वेश्चंस का जो बौछार होता है ना, इस ऐसे एस्पेक्ट से शुरू होता है। देखिए ऊपर का चीज़ें हमें जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि करंट में कोई भी चीज़ें, योजनाएं, परियोजनाएं शुरू होती है ना, तो वहाँ से चीज़ें रिलेट करती हैं, लिंक करती हैं, तो हमें जानना बहुत जरूरी था। यहाँ से अब आपका GS GK एक एस्पेक्ट में शुरू हो रहा है, जो कि पेपर की डिमांड होती है। सो 10वें जो तीर्थंकर थे, जैन धर्म के जैन तीर्थंकर थे, वह शीतलनाथ थे, ये नाम आपको याद रखना है। 12वें तीर्थंकर थे, जो कि बिहार से इनका संबंध है, जो कि जन्मे थे कहाँ पे, चंपापुरी भागलपुर के निकट, ये हैं बासुपूज्य। ओके। 19वें तीर्थंकर जो हैं वह मल्लीनाथ, ठीक है, जन्मभूमि इनका मिथिला है। 20वें तीर्थंकर सुब्रतनाथ, जो कि इनका जन्मभूमि है राजगृह, और 21वें तीर्थंकर नमीनाथ, जन्मभूमि इनका मिथिला है। ये जो जैन धर्म के तीर्थंकर हैं, ये उनका सारणी, उनका नाम है, जो कि बिहार में जन्मे हुए हैं, जिनका संबंध बिहार से है ना। तो ये हमारे एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली फॉर बिहार पीसीएस के लिए, बिहार के जो भी वनडे एग्ज़ाम है, या जो भी स्टेट पीसीएस या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, बिहार दरोगा, सबके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। जैन संगतियाँ की अगर बात करें तो जो प्रथम संगति हुआ है, ठीक है, उसके जो अध्यक्ष हैं वह स्थूलभद्र हैं। स्थान पाटलिपुत्र। समय क्या था? 310 ईसा पूर्व का। परिणाम क्या था? लुप्त ग्रंथों का संकलन और श्वेतांबर व दिगंबर में विभाजन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट ये कंटेंट है, तो इसको आपको याद रखना है कि परिणाम सबसे बड़ा क्या था प्रथम संगति का, कि जो लुप्त ग्रंथ है उनका संकलन हुआ, और जो श्वेतांबर थे, वो जो दिगंबर थे, जो कि दो घटक में परिवर्तित हो चुके थे इनके अनुयायी, उसमें विभाजन इस समय में हुआ था। द्वितीय संगति की बात करें तो स्थान बल्लभी गुजरात था। अध्यक्ष कौन था? देवर्षि, ठीक है, देवर्षि क्षमा श्रमण। समय क्या था? 512 ईस्वी का। परिणाम क्या था? ग्रंथों का संकलन। लेकिन जो पहला वाला संगति है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के व्यू से, तो इसको आपको याद रखना है। ये भी पूछ सकता है ना कि किस संगति में श्वेतांबर और दिगंबर अलग हुए थे, है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये आपको पता होगा कि एक बार बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, तो कुछ अनुयायी चले गए थे साउथ जोन में और कुछ नॉर्थ में ही रह गए, ठीक है। तो उस समय ये चीज़ें उभर कर बाहर आई थी कि लोग दो घटकों में परिवर्तित हो गए थे, है ना, तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं टॉपिक पे। महावीर व बिहार की बात करें तो जन्म क्या था? वैशाली, जो कि वैशाली जिला में है, ठीक है। कैवल्य की प्राप्ति की बात करें तो त्रिचुपालिका नदी के तट पर जिभ्रिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे। अब यहाँ से तुलना करके देखना कि जो महात्मा बुद्ध थे ना, उनको बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लेकिन जो महावीर हैं उनको साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया? राजगृह में बराकर नदी के तट पर विपुलाचल पहाड़ी पर। और जो भगवान बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, वह कहाँ पर दिए थे? तो प्रथम उपदेश अपना सारनाथ में दिया था, ठीक है। प्रथम वर्षावास अस्तिका ग्राम में, और निर्माण की बात करें तो पावापुरी राजगृह के समीप। परीक्षा की दृष्टि से अगर इसमें बात करें तो बिहार के निर्माण प्राप्त करने वाले तीर्थंकरों की संख्या 2। कौन कौन? महावीर पावापुरी और बसुपूज्य चंपा। सम्मेद शिखर झारखंड पर निर्माण प्राप्त करने वाले तीर्थंकरों की संख्या 20 है। तो ये भी आपको एस्पेक्ट याद रखना है, आज के समय जो पेपर का डिमांड चल रहा है, ठीक है। चलिए अब आते हैं बौद्ध संगति पे। जो प्रथम संगति का समय है वह 483 ईसा पूर्व का रहा है। स्थान कौन सा है? राजगृह, ठीक है।
सप्तपर्णी गुफा में। ठीक है, प्रमुख कार्य क्या था? सूक्त एवं विनय पिटक का संकलन हुआ था। शासक कौन थे? अजातशत्रु। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। द्वितीय संगति का समय 383 ईसा पूर्व। स्थान वैशाली। अध्यक्ष सुब्बुकामी, जो कि स्वरकामी के भी नाम से जाना जाता है। शासक कौन था? कालाशोक। प्रथम जो प्रमुख कार्य था वह स्थविर व महासंधिक में विभाजन हुआ इस समय। ठीक है। तृतीय संगति की बात करें तो अध्यक्ष मोगली पुत्र तीस थे। शासक अशोक थे उस समय। प्रमुख कार्य अभिधम पिटक का संकलन हुआ। ओके, समय क्या था? वह 247 ईसा पूर्व का टाइमिंग था। स्थान पाटलिपुत्र। चतुर्थ संगति की बात करें तो स्थान कुंदनवन कश्मीर। अध्यक्ष वसुमित्र। उपाध्यक्ष अश्वघोष। प्रमुख कार्य हीनयान व महायान में विभाजन हो गया। वहाँ पर श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हुआ, यहाँ पर हीनयान व महायान पे। उसमें प्रथम संगति में हुआ था, इसमें विभाजन कब हुआ? चतुर्थ संगति में। इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना। शासक कौन था? कनिष्क। उस समय पहली शताब्दी ईस्वी का पीरियड। तो ये भी आपको इस हिसाब से, इस एस्पेक्ट से आपको याद रखना है मैटर। ये भी आपसे पूछ सकता है ना कि चतुर्थ संगति का समय, तो बताना कि पहली शताब्दी। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। बिहार स्थित बौद्ध महावीर की बात करें तो कुम्रहार महाविहार। ठीक है, अवस्थिति पटना। तिलधक महाविहार अवस्थिति नालंदा के समीप तिल्लास गांव। ठीक है। जगदल महाविहार तो अवस्थिति गंगा व तोया नदी के संगम पर जगदल गांव, बांग्लादेश। संस्थापक पालवंशी शासक रामपाल। ओके। नेक्स्ट है लौरिया नंदनगढ़ महाविहार। सो इसकी स्थिति की बात करें तो वर्तमान बेतिया, जो कि पश्चिमी चंपारण जिला में है। ठीक है। टकसाल के साक्ष्य की अगर बात करें तो इम्पॉर्टेंट है इस समय से, तो ये भी याद रखना कि लौरिया नंदनगढ़ महाविहार से टकसाल के साक्ष्य भी मिले हैं, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है। श्वेतपुर महाविहार की बात करें तो अवस्थिति क्या है? हाजीपुर के निकट चेचर ग्राम से। और विशाल स्तूप की बात करें तो संभवतः आनंद का, तो ये भी आपको याद रखना है। बिहार स्थित प्राचीन विश्वविद्यालय सो नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम। 3 पुस्तकालय रत्नसागर, रत्नोधति, रत्नरंजक। कुलपति शीलभद्र, जो कि ह्वेनसांग के समय थे। धर्मपाल शीलभद्र से पूर्व थे। राहुल मित्र इत्सिंह के समय थे कुलपति। राहुल श्रीभद्र अंतिम कुलपति थे। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। समय याद रखना कि जो कुलपति थे शीलभद्र वो ह्वेनसांग के समय थे। ठीक है। और धर्मपाल शीलभद्र से पूर्व थे। राहुल मित्र इत्सिंह के समय कुलपति थे। और राहुल श्रीभद्र वह अंतिम कुलपति थे किसके? नालंदा विश्वविद्यालय का। बनवाया किसने था? कुमारगुप्त प्रथम ने। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उदंतपुरी विश्वविद्यालय संस्थापक गोपाल। अवस्थिति वर्तमान बिहार शरीफ जिला नालंदा। तंत्र विद्या का केंद्र था ये। ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है। संस्थापक धर्मपाल। उपाधि विक्रमशील। कोसी व गंगा के संगम पर स्थित है। ठीक है। इसमें और एस्पेक्ट अगर क्या बात करें सो प्रमुख जो विद्वान थे दीपांकर, श्री ज्ञान, अतीश, वैरोचन, रक्षित व अभयंकर गुप्त आदि। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है कि यह वज्रयान संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। वज्रयान संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। तो ये भी याद रखना कि जो वज्रयान है ना, यह बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है। बौद्ध धर्म का ये संप्रदाय है। इसको तांत्रिक बौद्ध धर्म भी कहते हैं। आप ये भी याद रखना कि इसको तांत्रिक बौद्ध धर्म भी कहते हैं इसको। तो ऐसे आप इसको याद रखना। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मध्यकालीन बिहार पे आते हैं अब। ठीक है। सो बख्तियार खिलजी का आक्रमण
और ये जो आक्रमण था वो 12वीं सदी के अंत में आक्रमण था। नालंदा, विक्रमशिला व उदयंतपुरी विश्वविद्यालयों को इसने नष्ट किया। किसने? बख्तियार खिलजी। ये नाम याद रखना इसका, ठीक है। मृत्यु की बात करें तो अली मर्दान नामक सैनिक अधिकारी द्वारा इसका हत्या किया गया था। स्रोत की बात करें तो तबकात ए नासिरी, रियाज उस सलातिन, स्रोत से ये बात पता चला है। समकालीन बिहार शासक उस समय कौन थे? तो गोविंद पाल, मगध के इंद्रधुन मुंगेर, और उत्तर बिहार का कर्नाटक वंशी नरसिंह देव, इनमें नजराना इसने पेश किया था। तो या उस समय का समकालीन ये शासक भी आप बिहार के याद रखना, ठीक है। अब आते हैं चेरो राजवंश पर। जो चेरो वंश है उदय पाल वंश के पतन के बाद हुआ है। चेरो द्वारा राज्य के 4 भाग कौन? विहिया, तिरावन जो कि भोजपुर, चैनपुर तथा देव मार्कंडे। महानतम शासक कौन है? तो मेदिनी राय जो कि पलामू, और क्षेत्र क्या है? सहानाबाद, पलामू, चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, ठीक है। ये जो नुहानी राजवंश है इसको प्लीज़ आप देख लेना एक बार, ठीक है। और इसमें इम्पॉर्टेंट क्या था कि शेर शाह सूरी द्वारा अंत किया गया था। तो ये एक लाइन का इसमें इम्पॉर्टेंट था, वो चीज़ें उसको देख लीजिएगा। सल्तनतकालीन बिहार की अगर बात करें तो गुलाम वंश पे जब आते हैं तो इल्तुतमिश, ठीक है, 1225 ईस्वी में बिहार पर इसने आक्रमण किया। बिहार शरीफ, बाढ़ एवं लखनौती पर अधिकार इसने किया। पुत्र कौन था? नसरुद्दीन महमूद द्वारा लखनौती के हिसामुद्दीन पर इसने विजय प्राप्त किया। ओके, अब प्रथम सूबेदार मलिक अलाउद्दीन जानी को इसने रखा था। बलबन पे जब आएंगे तो तुगरिक खां के विद्रोह को दबाने हेतु बिहार आया था, और बिहार एवं बंगाल का पृथक्करण इसी के समय हुआ। अब बिहार पर आक्रमण करने वाला प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश, ये आप याद रखना एस्पेक्ट, ठीक है। खिलजी वंश पे आते हैं, ठीक है। बंगाल के शासक रुकनुद्दीन कैकाउस का आधिपत्य था। दरभंगा के राजा शक्र सिंह द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति शेख मोहम्मद इस्माइल पर इसने विजय प्राप्त किया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बेगूसराय मस्जिद का निर्माण कराया गया। तो ये भी आप एस्पेक्ट याद रखना आज के समय में। इसका ना आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि नोट्स बनाने में आपको काफ़ी आसानी हो जाए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तुगलक वंश पे आते हैं। राजधानी बिहार शरीफ नाम का सर्वप्रथम उल्लेख मिन्हाज की तबकात ए नासरी में हुआ है। गयासुद्दीन तुगलक की बात करें तो तिरहुत में टकसाल की इसने स्थापना किया। कर्नाटक वंशी हरि सिंह देव पर इसने विजय प्राप्त किया। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो प्रांतपति मखदूल मुल्क द्वारा हरि सिंह देव का निर्णायक विजय इसके समय में, और तिरहुत मिथिला क्षेत्र का सल्तनत में विलय, नया नाम तुगलकपुर। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण इसने कराया। समकालीन सूफी संत मखदूम सरफुद्दीन अहमद याहिया मनेरी की खानकाह बिहार शरीफ का इसने निर्माण कराया। ये भी आप याद रखना। फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो तिरहुत में वैरनाथ वंशी का स्थापना, और बिहार में सूफी संत शेख अहमद चिरमपोश से इसने भेंट, और पटना एवं गया के आसपास से कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अन्य जो प्रमुख शासक थे वह मलिक इब्राहिम, जो कि मलिक बया के भी नाम से जाना जाता था। बिहार शरीफ में मकबरा स्थित है इसका। तो ये भी एस्पेक्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है। बिहार में अफगान शासक जो है वो कौन था? संस्थापक सिकंदर शाह लोदी का प्रशासकी दरिया खां नूरानी, ठीक है। स्वतंत्र अफगान सत्ता की स्थापना सुल्तान मोहम्मद शाह नूहानी द्वारा, ठीक है। बाबर के समकालीन अफगान शासक पहला कौन था? मोहम्मद शाह, ठीक है। दूसरा कौन था? नुसरत शाह। बाबर द्वारा घाघरा के युद्ध में अफगानों पर विजय, और हुमायूं द्वारा
दौराह के युद्ध में अफगानों पर विजय। ये दोनों एस्पेक्ट आपको याद रखना, ये ना एलिमिनेट करने में ऑप्शन के काफ़ी काम आता है। ठीक है, सर्वाधिक शक्तिशाली अफगान शासक कौन था? शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी के पश्चात स्थापित अफगान वंश करारानी वंश। ठीक है, संस्थापक ताज खां करारानी, ये भी आपको याद रखना है। बिहार का अंतिम स्वतंत्र अफगान शासक दाऊद खां करारानी। ठीक है, बिहार का अंतिम स्वतंत्र अफगान शासक दाऊद खां करारानी। ठीक है, तो ये 3 एस्पेक्ट आपको याद रखने हैं अफगान शासक से जुड़ा हुआ। बिहार के प्रमुख सूफी संत की अगर बात करें तो इमाम मोहम्मद ताज हकीक। ठीक है, खानका मनेर शरीफ, स्थापना 1180 ईस्वी, भारत के सबसे पुरानी खानकाओं में से एक। खानका से संबंधित अन्य प्रसिद्ध संत जो है वह शाह कमालुद्दीन अहमद सॉरी, ये नाम याद रखना। नेक्स्ट है शाह अलाउद्दीन बुखारी सत्तारी। सो खानका बेगूसराय, सिलसिला सत्तारी। ठीक है, मोहम्मद जिलानी अमझरी कादरी जो कि खानका अमझर शरीफ औरंगाबाद, सिलसिला कादरी। ठीक है, दरिया साहेब, ये शेख फरसुद्दीन अहमद याहिया मनेरी, खानका बिहार शरीफ, पैगंबर मोहम्मद के दाढ़ी के बाल व अंगूठी संरक्षित, सिलसिला फिरदौसी। ये लाइन आपको याद रखना है। ठीक है, ये पैगंबर मोहम्मद के दाढ़ी के बाल व अंगूठी संरक्षित। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मुगल कालीन बिहार। सो प्रथम मुगल सूबेदार खानम मुनीम बाबर महमूद लोदी को पराजित कर जलाल खान को बिहार का शासक बनाया। हुमायूं चौसा जिला बक्सर के युद्ध में शेर शाह पर विजय प्राप्त किया। अकबर हाजीपुर दुर्ग विजय 1574। शासक दाऊद खां करारानी, पटना विजय, मिथिला विजय 1575 75। बिहार मुगल सूबा घोषित 1580। जहांगीर की बातें करते हैं। खोखरा देश छोटा नागपुर क्षेत्र पर अधिकार, शाहजादा खुर्रम का विद्रोह। औरंगजेब की बात करते हैं। पौत्र अजीम को सूबेदार नियुक्त किया। अजीमाबाद के रूप में पटना का पुनर्निर्माण व सौंदर्यीकरण किया। फर्रुखसियर की बात करते हैं। अजीमाबाद पटना में राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, अब आते हैं शेरशाह सूरी पे। बचपन का नाम फरीद, पिता हसन खां, सासाराम के जागीरदार, उपाधि शेर खां, हजरत आला। ओके, बचपन का नाम फरीद था। प्रमुख युद्ध चौसा का युद्ध जो कि 1539 ईस्वी में लड़ा गया। पिता का नाम इनका था हसन खां। ठीक है, और सासाराम के जागीरदार थे। बिलग्राम का युद्ध 1540 में। ठीक है, और मकबरा कहाँ है? सासाराम में शेरशाह सूरी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपी पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिहार के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना कि शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बिहार के मध्यकालीन अभिलेख तो बुद्ध सेन का बोधगया अभिलेख, बिहार शरीफ अभिलेख, संग्राम गुप्त का पंचोभ ताम्रपत्र, फिरोज तुगलक का राजगीर जैन अभिलेख, शेर शाह का भभुआ अभिलेख, बल्लाल सेन का सनोखर अभिलेख, मोहम्मद बिन तुगलक का बेनिबल अभिलेख। तो इसको आपको याद रखना है। बिहार के प्रमुख मुगल सूबेदार कौन हैं? सो अकबर काल की अगर बात करें तो सुजात खां, मिर्ज़ा अजीत कोका, राजा मान सिंह। जहांगीर काल की बात करें तो अफजल खां, शाहजादा परवेज़। शाहजहां काल की बात करें तो खान आलम, शाइस्ता खां। औरंगज़ेब काल की बात करें तो शाहजादा आज़िम। ये कौन है? बिहार के प्रमुख मुगल सूबेदार हैं। ठीक है, बिहार के अगर बिहार में सिख की बात करें तो बिहार में आने वाले सिख गुरु सो गुरु नानक। बिहार आने वाले प्रथम गुरु गया, राजगीर, पटना, भागलपुर, मुंगेर आदि की यात्रा इन्होंने किया था।
गुरु तेग बहादुर सासाराम, गया, पटना आदि की इन्होंने यात्रा किया था। गुरु गोविंद पटना में जन्म, माता गुजरी देवी, पिता गुरु तेग बहादुर। 4.5 वर्ष की आयु में पटना से आनंदपुर गमन। ये प्लीज़ आप याद रखना। और इम्पॉर्टेंट क्या है कि इन्होंने पटना में इनका जन्म हुआ था गुरु गोविंद का, तो प्लीज़ थोड़ा सा ये एस्पेक्ट है जो कि कंटेंट है। अभी थोड़ा सा कष्ट होगा याद करने में चीज़ों को, लेकिन फिर ना जैसे ही आप वीडियो कंप्लीट करोगे, छोटा सा शॉर्ट नोट्स कंप्लीट करोगे, फिर बहुत मज़ा आने वाला है जब हम करंट अफेयर पे आएंगे तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आधुनिक काल का इतिहास। यूरोपियों का बिहार आगमन, पुर्तगाली प्रथम थे, तो सर्वप्रथम आगमन इनका हुआ। व्यापारिक केंद्र हुगली बंगाल में इनका व्यापारिक केंद्र था। सोरा का व्यापार से उन्होंने व्यापार शुरू किया। ठीक है, डच क्या था? डच की प्रथम फैक्ट्री पटना, जो कि 1632 में, वर्तमान में पटना कॉलेज का प्रशासनिक खंड भवन इनका फैक्ट्री था, जो कि वर्तमान में पटना कॉलेज का प्रशासनिक खंड भवन है। और सूती वस्त्र, अफीम व नील का निर्यात से इन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। अंग्रेजों की बात कर लेते हैं। प्रथम फैक्ट्री आलमगंज पटना में 1620 ईस्वी में इन्होंने स्थापित किया। अंग्रेज यात्री जॉन मार्शल व पीटर मुंडी। प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड, जो कि 1865 का समय था। पटना में गोल घर का निर्माण इन्होंने 1776 में करवाया था। ये पटना का काफ़ी दार्शनिक जगह है, काफ़ी पर्यटक यहाँ पे आते हैं इस चीज़ को देखने। तो ये पटना का गोल घर कभी आप जाना तो प्लीज़ इसको भी देखना, बहुत आकर्षक जगह है ये। ठीक है, डेन जो है वो प्रथम फैक्ट्री 1774 में पटना में नेपाली कोठी के समीप इन्होंने स्थापित किया था। अब बिहार में अंग्रेज, प्लासी युद्ध में विजय 1757 ईस्वी में। क्लाइव का पटना आगमन, बिहार का नवनियुक्त उपनवाब मीरन नायब नाजिम राजा राम नारायण। बिहार में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ हुआ था इस समय। ये याद रखना, ये प्लासी युद्ध के विजय के बाद। ठीक है, अली गौहर द्वारा पटना में घेराबंदी, ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कैप्टन नॉक्स कर रहे थे। अली गौहर का पटना फैक्ट्री में राज्याभिषेक, नया नाम शाह आलम सेकेंड, ये आप याद रखना। ठीक है, तो बिहार में जो ब्रिटिश प्रभुत्व है आरंभ हुआ किन किन घटनाओं से, किन किन ओकेजन से, तो ये आपको याद रखना है कि पहला नंबर प्लासी के युद्ध पे विजय जब 1757 में अंग्रेजों ने पाया। ठीक है, क्लाइव का पटना में आगमन हुआ। बिहार का नवनियुक्त जो उप नवाब था मीरन था, वह नायब नाजिम राजा राम नारायण थे। ठीक है, ये एक आस्पेक्ट ये हो गया। दूसरा क्या है, अली गौहर द्वारा पटना की घेराबंदी किया गया था ब्रिटिश सेना के नेतृत्व में कैप्टन नॉक्स वहाँ पे ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहा था। और अली गौहर का पटना फैक्ट्री में राज्याभिषेक किया गया। ठीक है, और नया नाम शाह आलम द्वितीय रखा गया। तो बिहार में ब्रिटिश शासन का जो प्रभुत्व का प्रारंभ हुआ इन्हीं 3 एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, बक्सर का युद्ध जो कि 1764 एवं उसके बाद का जो समय था, तो विजयी पक्ष की बात करें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पराजित पक्ष कौन था? तो शाह आलम द्वितीय। याद रखना कि बिहार में ब्रिटिश प्रभुत्व का जो आरंभ हुआ था इसी के राज्याभिषेक से हुआ था, इसका भी राज्याभिषेक हुआ था। लेकिन जो बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, ठीक है, शाह आलम पराजित हुआ, सुजाउदौला और मीर कासिम, ये 3 जो पक्ष थे ये पराजित हुए थे। ठीक है, विजय कौन हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी हुआ था। यानी किन के बीच में लड़ाई थी? शाह आलम द्वितीय, सुजाउदौला, मीर कासिम एक तरफ थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ थे। बिहार में द्वैध शासन का आरंभ हुआ कब? बक्सर युद्ध के बाद, उसके अंग्रेजों की जीत के बाद। रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना जो कि 1770 ईस्वी में गठन किया गया, तो यह भी याद रखना है आप। अध्यक्ष कौन था? जेम्स अलेक्जेंडर। सदस्य कौन थे? रॉबर्ट पाल्क व जॉर्ज मैनिस टार्ट। ठीक है, ये एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू काउंसिल्स ऑफ पटना का गठन, ये भी याद रखना, और द्वैध शासन, है ना। चलिए आगे चलते हैं प्रमुख विद्रोह पे। नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 के मध्य चला। ठीक
ठीक है। नुनिया समुदाय द्वारा, कारण सोरा व्यापार, क्षेत्र तिरहुत, हाजीपुर, सारण व पूर्णिया, ठीक है। तो ये 3 एस्पेक्ट याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है एक तामड़ विद्रोह जो कि 1789 से 1832 का समय था, क्षेत्र छोटा नागपुर, उराव जनजाति द्वारा, और कारण जमींदारों का विरोध, और नेतृत्वकर्ता विष्णु मुंडा व मौजी मुंडा, ठीक है। बहावी आंदोलन, भारत के संस्थापक सैयद अहमद बरेलवी जो कि रायबरेली उत्तर प्रदेश से थे, प्रवर्तक मोहम्मद अब्दुल बहाव अरब से संबंधित थे। प्रमुख नेता कौन थे? विलायत अली खां, इनायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन व फरहत हुसैन, ठीक है। प्रमुख केंद्र क्या था? पटना, बहावी आंदोलन का। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लोटा विद्रोह। लोटा विद्रोह नेक्स्ट है जो कि 1856 का समय था। यह मुजफ्फरपुर जेल में इसका स्थापना हुआ। कारण क्या था? जेल में पीपल की जगह मिट्टी का पीतल की जगह मिट्टी का लोटा देना, जिससे यह शुरू हुआ था लोटा विद्रोह, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ताना भगत आंदोलन जो कि 1914 में स्वतंत्रता तक चला। ये प्रारंभिक नाम कुरुख धर्म था। नेतृत्वकर्ता जतरा भगत जो कि जर्मन कैसर बाबा के नाम से भी जाना जाता था। प्रकृति धार्मिक व आर्थिक सुधार के लिए गांधीवादी आंदोलन में समामेलन हुआ इसका, ठीक है। कोल विद्रोह जो कि 1831 से 1832 तक चला। क्षेत्र छोटा नागपुर। कारण चावल की शराब, हडिया पर उत्पादन शुल्क, सिंगराई मानकी के अधिकार छिन जाना, दिकुओं द्वारा शोषण। तो ये मेन कारण था कोल विद्रोह का कि चावल की जो शराब थी, ठीक है, जिसको हम हड़िया कहते थे, पर उत्पादन शुल्क लगाया गया, ठीक है, दिकुओं द्वारा शोषण किया गया। तो इस पर हुआ। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बुद्धू भगत और गंगा नारायण। परिणाम क्या हुआ? विनियमन रेगुलेशंस का आरोपण। ब्रिटिश शासक कैप्टन थॉमस विल्किंसंस जो कि किसून साहेब के थे। तो ये परिणाम ये था, तो ये याद रखना। सो कोका विद्रोह से अगर पूछता है कि परिणाम क्या हुआ इसका, तो विनियमन रेगुलेशंस का आरोपण किया गया, ठीक है। चलिए संथाल विद्रोह पे आते हैं जो कि 1855 से 56 का समय था। क्षेत्र क्या था? दामिन एक को। कारण क्या था? दिकुओं द्वारा शोषण। नेतृत्वकर्ता कौन था? सीदो, कान्हू, चांद व भैरव। प्रमुख अंग्रेज प्रशासक कौन थे? कैप्टन अलेक्जेंडर। परिणाम क्या हुआ? दामिन एकोह का नाम परिवर्तन, नया नाम संथाल परगना। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1860, ठीक है। बिहार 1857 की जो क्रांति थी, बिहार का योगदान, बिहार का इसमें क्या एस्पेक्ट रहा है, तो इसको हम देखेंगे। तो रोहिणी विद्रोह यहाँ पे शुरू हुआ। स्थान क्या था? देवघर जिला, वर्तमान का झारखंड का रोहिणी ग्राम। समय क्या था? 12 जून 1857। सेना की 32वीं रेजिमेंट के द्वारा यह शुरू किया गया था। अंग्रेजी अधिकारी विलियम, पटना के कमिश्नर। मेजर जनरल लोआयट जो कि दानापुर सैन्य मुख्यालय का प्रमुख थे, ठीक है। पटना विद्रोह की बात करते हैं तो समय 3 जुलाई 1857। नेतृत्वकर्ता पीर अली। अंग्रेज अधिकारी टेलर, कमिश्नर ऑफ पटना, ठीक है। कुंवर सिंह पे आते हैं। सो जगदीशपुर के जमींदार थे। प्रमुख विजय शाहबाद, आरा व आजमगढ़, ठीक है। मृत्यु इनका कब हुआ है? 26 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में। कभी न हारने वाले विद्रोही नेता, ठीक है। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के समय। नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ याद रखना। अन्य नाम उलगुन, महान हलचल। कारण क्या था? सामूहिक खेती, खुंटकटी की परंपरा का दिकुओं द्वारा अतिक्रमण, सैलर के पहाड़ी पर अंग्रेजों से पराजय हुआ था इसमें, मुंडा विद्रोह में, ठीक है। बिहार में किसान आंदोलन,
ठीक है। सो चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में चलाया गया, नेता कौन थे? महात्मा गांधी। कारण 3 कठिया प्रथा का विरोध हुआ था इसमें। किसान सभा स्थापना 1922 से 23 ईस्वी में। स्थान मुंगेर। अध्यक्ष शाह मोहम्मद, उपाध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह व सिद्धेश्वरी चौधरी, सचिव नंद कुमार सिंह। बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 में स्थापित हुआ। स्थान सोनपुर मेला। अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती, सचिव श्री कृष्ण सिन्हा। ओके। बिहार प्रांतीय किसान सभा के सम्मेलन, प्रथम सम्मेलन स्थान सोनपुर, अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती, वर्ष 1929। द्वितीय सम्मेलन किसानों का वर्ष 1934, स्थान गया, अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है। इनका ना इम्पोर्टेंस यूपी के विधानसभा से भी है, तो इसको भी आप याद रखना। ठीक है। तृतीय सम्मेलन वर्ष 1935, स्थान हाजीपुर, अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन, बाबा जी ठाकुरदास। पटना में राम की सोसाइटी की स्थापना 1906 से 1907 के समय। मजहरुल हक सदाकत आश्रम की स्थापना। दी मदरलैंड समाचार पत्र का प्रकाशन। ओके। बिहार के प्रमुख क्रांतिकारी की बात करें तो सचिंद्रनाथ सान्याल। ओके। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना इन्होंने 1913 में किया। बनारस षड्यंत्र केस के तहत काला पानी जो कि बंदी जीवन पुस्तक का इन्होंने लेखन किया है, तो ये भी याद रखना। बंकिम चंद्र मिश्र अनुशीलन समिति पटना शाखा की स्थापना के सहयोगी। लिबर्टी लीफ लेट्स वितरण 1915। सहयोगी कौन थे? टीके घोष, अलीख चंद्र दास गुप्ता, बिहार नेशनल कॉलेज। चलिए आगे चलते हैं। बैकुंठ शुक्ल जो हैं वह हाजीपुर के क्रांतिकारी गतिविधि जुड़े हुए हैं। फणींद्र घोष जो कि लाहौर खंडित के गवाह की बेतिया में हत्या और मोतिहारी जेल में फांसी इनको हुई। मुजफ्फरपुर बम कांड जो कि 30 अप्रैल 1908 से ये एस्पेक्ट्स है। अभियुक्त खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी। लक्ष्य अंग्रेज जज किंग्सफोर्ड। मृत्यु अंग्रेज वकील केनेडी की पत्नी व पुत्री की। परिणाम प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या, खुदीराम बोस को फांसी मिला। खुदीराम बोस की वकील कालिदास वसु थे। ठीक है। बिहार में होमरूल लेक की अगर बात करें तो बांकीपुर पटना में स्थापना हुआ 16 दिसंबर 1916 को। अध्यक्ष कौन थे? मजहरुल हक। मुजफ्फरपुर शाखा था। संस्थापक जनकधारी प्रसाद। चलिए आगे चलते हैं। बिहार में स्वतंत्रता संग्राम का गांधीवादी चरण की बात करें तो चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था यह। 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध था। राजकुमार शुक्ल द्वारा गांधी को आमंत्रण लखनऊ अधिवेशन 1916 में इनको वहाँ पे बुलाया गया। जो राजकुमार शुक्ल थे गांधी जी को आमंत्रण दिए थे कहाँ पर? लखनऊ अधिवेशन जब 1916 किया गया था लखनऊ में। ठीक है। प्रमुख आंदोलनकारी राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजहरुल हक, ब्रज किशोर प्रसाद, शंभू शरण। ठीक है। चंपारण एग्रेरियन समिति की अगर बात करें तो गठनकर्ता एडवर्ड अल्बर्ट गेट, उपराज्यपाल ऑफ बिहार। ठीक है, ये नाम याद रखना। अध्यक्ष एच जी स्लाई। सदस्य की बात करें तो गांधी जी, एल.सी. अदामी, कृत्यानंद सिंह, डी.जे. रीड व जी रैनी। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी की अगर बात करें तो गांधी जी का पटना आगमन 10 अप्रैल 1917 को हुआ। मजहरुल हक व बगान मलिक संघ के सचिव जेम्स विलियम से भेंट हुआ। मोतिहारी आगमन 15 अप्रैल 1917 को हुआ।
बेतिया आगमन 22 अप्रैल 1917 को हुआ। जहारी हजारी मल धर्मशाला में इन्होंने विश्राम किया उस समय। तो ये भी आ सकता है ना, क्योंकि स्टेट पीसीएस है, एस्पेक्ट वो बिल्कुल एकदम एस्पेक्ट यूनिक बात पूछ सकते थे। इसको याद रखना कि जब बेतिया आगमन 22 अप्रैल 1917 को हुआ था तो कहाँ पर उन्होंने विश्राम किया था, तो हजारी मल धर्मशाला। अब देखिए धर्मशाला थोड़ा विशेष हो जाता है वैसे प्रतिष्ठित नेता, नेशनल नेता के लिए, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चंपारण एग्रियन एक्ट जो कि 1918 में पारित हुआ। मोतिहारी आश्रम का शिलान्यास 24 मई 1918 को किया गया। किसके द्वारा? गांधी जी के कर कमलों के द्वारा। ठीक है, बिहार में असहयोग आंदोलन की अगर बात करें तो समर्थन में 6 अप्रैल 1919 को बिहार में हड़ताल किया गया। महात्मा गांधी द्वारा बिहार में राष्ट्रीय महाविद्यालय व बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को किया गया। प्रिंस ऑफ वेल्स के पटना आगमन 22 दिसंबर 1921 पर हड़ताल किया गया। प्रमुख नेता कौन थे? शाह मुहम्मद जुबैर मुंगेर के, गुलाम इमाम पटना, गोरख प्रसाद मोतिहारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व धरणधीर प्रसाद आदि। बिहार राजस्व दल 1923 का गठन किया गया। अध्यक्ष कौन थे? नारायण प्रसाद। ये आपको याद रखना है। इमारत ए सरिया फुलवारी का गठन, संस्थापक मौलाना सज्जाद। कांग्रेस का गया अधिवेशन यह 1922 में, अध्यक्ष चितरंजन दास। ये बहुत बार पूछा गया है, ये प्लीज़ आप याद रखना कि जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वह समय था 1922 का और अध्यक्ष चितरंजन दास थे। स्वराज दल का गठन हुआ। शाहबाद में नशाबंदी आंदोलन प्रारंभ हुआ। ठीक है, बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार से जो जुड़े तथ्य हैं क्या है? सो लीडर्स मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर 1 नवंबर 1927 को। लीडर्स मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर करने वाले बिहार के नेता अली इमाम, सजिदानंद सिन्हा व इस्माइल खां। अली इमाम की अध्यक्षता में पटना में सर्वदलीय सभा की बैठक हुई। आयोग के सदस्यों का पटना आगमन 12 दिसंबर 1928 को। आयोग का स्वागत महाराजा डुमराव द्वारा। ठीक है, ये भी आप याद रखना कि जो आयोग का स्वागत किया गया महाराजा डुमराव के द्वारा किया गया था। ठीक है, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े अगर तथ्यों की बात करें तो दांडी यात्रा में बिहार के प्रतिभागी गिरिवरधारी चौधरी कारो बाबू के नाम जाने जाते हैं। पटना में स्वदेशी संघ की स्थापना मई 1930 में। साडे से नमक बनाने का बल। सारण व चंपारण में नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। प्रमुख नेता राजेंद्र प्रसाद मोतिहारी, जेबी कृपलानी मोतिहारी, बिपिन बिहारी वर्मा सारण व चंपारण। ठीक है, ये जो जगह से संबंधित जो ये नेशनल उसमें के जो नेता थे, क्रांतिकारी थे ना, इनको प्लीज़ आप याद रखना। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से अगर बात करें तो श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में बिहार में प्रांतीय सरकार का गठन कब किया गया? तो 2 जनवरी 1946 को। मस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 में संस्थापक सचिव थे श्री कृष्ण सिन्हा। ठीक है, राजकुमार शुक्ल के गांव का नाम था मुरली भरहवा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बिहार में व्यक्तित्व सत्याग्रह की बात करें तो कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन बिहार में प्रारंभ 53वां अधिवेशन। अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही श्री कृष्ण सिन्हा। बिहार के व्यक्तिगत द्वितीय सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, सो याद रखना है आप। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े तथ्यों की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी 9 अगस्त 1942 को। गिरफ्तारकर्ता WC आर्चर, जिलाधिकारी ऑफ पटना जेल बांकीपुर में इनको रखा गया। महाधिवक्ता बलदेव सहाय द्वारा त्यागपत्र दिया गया। जयप्रकाश नारायण द्वारा आज़ाद दस्ते का गठन किया गया जो कि राजविलास जंगल नेपाल। छात्रों द्वारा कांग्रेस प्रस्ताव का समर्थन। अंजुमन इस्लामिया हाल में। ठीक है, महिला चरखा क्लब जो कि कदम कुआं पटना द्वारा जुलूस निकाला गया। अध्यक्षता किसने किया? श्रीमती भगवती देवी जो कि राजेंद्र प्रसाद की बहन थी। तो ये नाम भी याद रखना कि किनका रिश्ता क्या था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण द्वारा ध्रुव जल का स्थापना किया गया। चलिए आगे चलते हैं। पटना
सचिवालय गोलीकांड। सो समय 11 अगस्त 1942 का था। अभियुक्त WC आर्चर जिलाधिकारी पटना का था। 7 छात्रों की मृत्यु हुई थी इसमें। पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद की बात करें तो उमाकांत प्रसाद सिन्हा नरेंद्रपुर सारण, राजेंद्र सिंह बनवारी चक सारण, जगपति कुमार खरारी औरंगाबाद, सतीश प्रसाद झा खड़हरा भागलपुर, राम गोविंद सिंह दशरथ पटना, देवीपद चौधरी सिलहट जमालपुर, रामानंद सिंह शहादत नगर पटना। ठीक है। सो जो पटना सचिवालय में गोली कांड में जो शहीद हुए थे ना, इनका नाम आप याद रखना। ठीक है। इनसे जो जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, इसको भी आपको याद रखना। ये एलिमिनेशन में काम आएगा, ऐसे डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चंस नहीं आएगा, लेकिन इनका ना अगर नाम याद रखते तो एलिमिनेट करने में ऑप्शन को काफ़ी आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है। पृथक बिहार प्रांत की गठन की मांग। 1908 में नवाब सफराज हुसैन खां के नेतृत्व में बिहार कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया और प्रथम अध्यक्ष हसन इमाम थे। ठीक है। जो कि 1894 में प्रकाशित पत्रिका बिहार टाइम्स द्वारा मांग प्रस्तुत किया। संपादक कौन थे? महेश नारायण। 1906 में सच्चिदानंद सिंह व महेश नारायण द्वारा स्वतंत्र बिहार की मांग हेतु पुस्तक प्रस्तुत हुई। राजेंद्र प्रसाद द्वारा बिहारी छात्र सम्मेलन की मांग किया गया इस समय। सो बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का बात करें तो पटना अधिवेशन 1908, मोहम्मद फखरुद्दीन द्वारा प्रस्ताव। तो ये 2 एस्पेक्ट्स हैं, इसको आप प्लीज़ याद रखना। परीक्षा की दृष्टि से अगर बात करें तो बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना हुई 27 नवंबर 1921 में। बिहार में कैदियों के विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। नंगी हड़ताल सारण जिले में। ये नंगी हड़ताल के भी नाम से आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको याद रखना। बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो मजहरुल हक। बिहार के प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार के प्रमुख थे मोहम्मद यूनुस। बिहार के प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री। ठीक है। तो प्रांतीय सरकार के प्रमुख थे जो कि मोहम्मद यूनुस नाम था। बिहार छात्र परिषद के गठन का नेतृत्व प्रदान किया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार हुए और दीपावली के पर्व पर। ठीक है। ये टाइमिंग आपको याद रखना। ठीक है। राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त होने के पश्चात राजेंद्र प्रसाद रहे मृत्यु तक अदातक आश्रम पटना में। ठीक है। तो ये आश्रम को भी नाम याद रखना, अदातक आश्रम। दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया 25 जुलाई 1857 का, जो कि सैनिक विद्रोह था। भारत की आज़ादी का प्रथम शंखनाद किया गया था। तो ये भी याद रखना। वो क्यों हुआ था? क्योंकि सुअर और गाय के चर्बी का मामला चल रहा था, जो कि कारतूस को मुंह से निकाल करके गन में लगाना होता था। तो यही मामला था। तो उस समय का जो दानापुर छावनी के भारतीय सैनिक थे वो विद्रोह किए थे अंग्रेज़ों के खिलाफ 25 जुलाई 1857। ये टाइमिंग आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। बिहार की लोक संस्कृति की बात करें तो प्रमुख त्यौहार छठ पूजा बिहार का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। सूर्य देव व देवी उषा को समर्पित यह पूजा होता है। वर्ष में 2 बार होता है। चैत्र माह जो कि मार्च और अप्रैल के होता है, और कार्तिक माह जो कि अक्टूबर और नवंबर में, मतलब साल में 2 बार छठ पूजा मनाया जाता है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। त्रिदिवसीय त्यौहार होता है। शामा चकेवा ये भाई बहन को समर्पित त्यौहार है। क्षेत्र क्या है? मिथिलांचल। समय क्या है? नवंबर माह। नेक्स्ट है नाग पंचमी, नाग पूजा को समर्पित। समय श्रावण मास की पंचमी। प्रमुख क्षेत्र राजगीर। ओके। बिहुला त्यौहार परिवार के कल्याण हेतु समर्पित यह पूजा होता है। मनसा देवी को समर्पित यह पूजा है, और क्षेत्र भागलपुर एवं पूर्वी बिहार। ठीक है। मधुश्रावणी त्यौहार सुहाग की रक्षा हेतु यह पूजा किया जाता है। समय श्रावण मास। क्षेत्र मिथिलांचल। जितिया जो कि जीवित पुत्रिका भी इसको कहते हैं, संतानों की दीर्घायु हेतु माताओं द्वारा निर्जला व्रत रखा जाता है।
गंधर्व जीमूत वाहन की पूजा किया जाता है। त्रिदिवसीय यह त्यौहार है। समय अश्विन मास सितंबर मंथ का। ठीक है। पटना कलम शैली से इससे जुड़े तथ्य की बात करें तो मुख्य विषय दैनिक जीवन, मांगलिक पर्व, पशु पक्षी चित्रण आदि होता है। विकास काल की बात करें तो 18वीं सदी से लेकर 20वीं सदी के मध्य इसका विकास हुआ। अन्य नाम की बात करें तो कंपनी शैली, पुरुषों की चित्र शैली जिसको कहते हैं। ठीक है। प्रमुख चित्रकार की बात करें तो सेवक राम प्रथम कलाकार, हुलास लाल पशु पक्षी चित्रण में माहिर, जय रामदास जो कि स्याह कलम में माहिर, फकीर चंद, शिवपाल, ईश्वरी प्रसाद वर्मा अंतिम प्रतिनिधि कलाकार, महिला कलाकार दक्षो बीबी, सोना बीबी। ठीक है। मुख्यतः लघु चित्रों का चित्रांकन है पटना कलम शैली। तुलिका जो कि ब्रुश गिलहरी के पूंछ से बनता है, ऊंट, सुअर व हिरण के बाल तथा कबूतर व चील के पंख से बनाया जाता है तुलिका। शैलीगत विशेषताओं की बात करें तो कागज पर सीधे ब्रश से ही चित्रकारी किया जाता है। कागज के साथ हाथी दांत व अभ्रक पर भी चित्रण किया जाता है। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग की बात करें तो नीला रंग नील, पीला रंग पियोरी मिट्टी, काला रंग जौ की राख, हरा रंग सेम की पत्ती से बनाया जाता है जो कि प्राकृतिक रंगों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। मधुबनी चित्रकला की बात करें तो महिलाओं की विशेष भूमिका इसमें होती है। प्रमुख चित्रकार श्रीमती सीता देवी, श्रीमती भगवती देवी, श्रीमती गंगा देवी, पद्मश्री महासुंदरी देवी, भारती दयाल आदि। प्रमुख क्षेत्र दरभंगा, सहरसा, मधुबनी, नेपाल। रंग की बात करें तो पीला, लाल, हरा जैसे चटक रंग का इस्तेमाल किया जाता है। भित्ति चित्र की बात करें तो गोसाई, गोसनी, कोहबर घर की सजावट, ठीक है, किया जाता है इसके अंतर्गत। और मिथिलांचल की प्रसिद्ध यह लोक कला है। वर्ष 1934 में मधुबनी के तत्कालिक जिलाधिकारी विलियम जी आचार्य द्वारा प्रथमतया निरीक्षण किया गया था इसका। प्रकार भित्ति चित्र एवं अरिपन भूमि चित्र। ठीक है। देखिए इसका क्या है ना, मेन ये याद रखना है आप कि गोसाई सुनानी घर की सजावट के लिए इसका इस्तेमाल होता है और कोहबर घर का सजावट, कोहबर समझ रहे हैं ना, तो कोहबर घर के सजावट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। और गोसाई या गोसनी घर की सजावट की अगर बात करें तो ब्राह्मण एवं काश महिलाओं में अधिक प्रचलित है यह। धार्मिक महत्व की बात करें तो धार्मिक महत्व का यह चित्र है। प्रमुख चित्र क्या होता है, दुर्गा, विष्णु लक्ष्मी, राधा कृष्ण, सीताराम आदि। ठीक है। तो गोसाई या गोसनी घर की सजावट आप समझ गए। ठीक है। गोसाई घर या गोसनी घर का पूजा स्थान सो अरिपन, रंगोली जैसे चित्र। कोहबर घर नवविवाहित का जो कमरा होता है, विवाह गृह होता है, उसको कोहबर कहते हैं, तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। क्लियर। सो ये आप ये कोहबर वाला विशेष करके आप इसको देख लेना, हम एक अप्रॉक्सीमेट हम बात उसको कर लिए हैं। ठीक है। अरिपन चित्र सो आंगन एवं चौखट के सामने चित्रण किया जाता है। त्यौहार के आधार पर चित्रण होता है। सामग्री सो कूटा हुआ चावल, पानी, प्राकृतिक रंग और रंगोली से समरूपता इसका होता है। हालांकि रंगोली नहीं होता है, रंगोली के समान ही होता है यह, मतलब उसी से मिलता जुलता इसका स्वरूप होता है तैयार होने के बाद। ठीक है। तो इसको भी आप याद रखना। बिहार के प्रमुख लोकगीत की अगर बात करें तो प्रमुख शैली में चैती, सोहर, कजरी, लुंगरिया आदि। प्रमुख राग की बात करें तो चैता, पूर्वी, नचारी, लगनी, फाग राग आदि। नचारी राग की बात करें तो विद्यापति द्वारा प्रारंभ। क्षेत्र मिथिला, विषय भगवान शंकर की प्रार्थना। लगनी राग की बात करें तो रचयिता विद्यापति, क्षेत्र दरभंगा जिला, मिथिला क्षेत्र। चैता राग की बात करें तो क्षेत्र पटना, भोजपुर, रोहतास, बक्सर क्षेत्र। चैत्र मास के गायन होता है इस समय। फाग राग की बात करें तो रचना का श्रेय नवल किशोर सिंह बेतिया। होली के अवसर पर गायन होता है। क्षेत्र बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह होता है फाग राग। ठीक है।
बिहार के लोकगीत की बात करें तो संस्कार गीत, अवसर बच्चों के जन्म पर, मुंडन व ब्याह आदि पर प्रमुख गीत, समूझवनी, कोहबर व सोहर। ठीक है, तो याद रखना ये तीनों का नाम। ठीक है, पता चला सोहर तो सबको पता है कि बच्चों के जन्म पे होता है, वहाँ पे दे दिया कोहबर। ठीक है, या मधुवनी, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। बिहार के प्रमुख लोक गायक व गायिका शारदा सिन्हा, ठीक है, बांकेलाल व मोतीलाल। याद रखना ये बिहार के प्रमुख लोक गायक व गायिका हैं, तो प्रमुख लोक गायिका में शारदा सिन्हा का नाम सर्वोपरि है, उच्च लेवल पे है। फिर बांकेलाल व मोतीलाल हैं। देखिए, डॉक्टर शंकर प्रसाद, कमला देवी, नंद किशोर, ठीक है, ब्रज किशोर दुबे, उमाकांत कमल, भरत सिंह भारती। बिहार की प्रमुख लोक नाट्य परंपरा की बात करें तो विदेशिया, क्षेत्र भोजपुर, ठीक है, प्रेरणा स्रोत भिखारी ठाकुर। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बिहार के प्रमुख लोक नाट्य परंपरा तो विदेशिया जो है इसके प्रेरणा स्रोत भिखारी ठाकुर हैं। क्षेत्र भोजपुर में मनाया जाता है, स्पेशली प्रारंभ 20वीं शताब्दी। विषय क्या है? सामाजिक मुद्दे, भावनात्मक संबंध। शैली क्या है? संगीत युक्त रंगमंच शैली, व्यंग्य शैली। विशेषता की बात करें तो स्त्री पत्रों का मंचन भी पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें जो स्त्री का चरित्र है वो भी पुरुष ही निभाते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए, ये कथा गीत प्लीज़ आप देख लेना, जगह देख लेना स्पेशली फॉर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, एक है जुमारी नृत्य, क्षेत्र मिथिलांचल। ठीक है, झिंझियान नृत्य, ये जो ग्रीष्म ऋतु के अवसर पर ये किया जाता है, झिंझियान नृत्य। ठीक है, और वर्षा की प्रतीक्षा में इंद्र देवता को प्रसन्न करने हेतु ये नृत्य किया जाता है। तो इसको याद रखना। कीर्तनिया, यह भक्तिपूर्ण लोक नाट्य है। श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है। भकुली बांका, सावन से कार्तिक माह तक आयोजन किया जाता है। जट जटिन के साथ प्रदर्शन होता है। बगुली की बात करें तो आदर्श बहू की मर्यादाओं का वर्णन, स्त्री पात्रों का अभिनय होता है। यह बिहार में कला व संस्कृति से संबंधित प्रमुख संस्थान की अगर बात करें तो भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना में है। बिहार ललित कला अकादमी पटना में है। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर राजगीर नालंदा में अवस्थित है। बिहार संगीत नाटक अकादमी पटना में है। बिहार राज्य फिल्म विकास व वित्त निगम लिमिटेड ये पटना में है। मिथिला चित्रकला संस्थान मधुबनी में है। ठीक है, बिहार के लोक नृत्य की अगर बात करें तो कटघोड़वा नृत्य, यह बांस व लकड़ी की पतली डंडियों से बने घोड़े के ढांचे के साथ नृत्य होता है। धोबिया नृत्य, ये धोबी जाति के लोकप्रिय नृत्य है। धोबी अवसरों शुभ अवसरों पर आयोजन श्रृंगार गीतों का प्रधानता व क्षेत्र भोजपुर स्पेशली है। झिंझिया नृत्य, यह दुर्गा पूजा के अवसर पर आयोजन किया जाता है। विषय राजा चित्रसेन एवं उनकी रानी की कथा होती है। गांव की महिलाओं द्वारा सिर पर एक घड़ा व उसके ऊपर जलता हुआ दीपक रखकर सामूहिक नृत्य किया जाता है। कर्मा नृत्य, मुंडा व उराव आदिवासियों द्वारा फसल की बुआई व कटाई के अवसर पर संपन्न किया जाता है। वाद्य यंत्र मादल, बांसुरी व तुरही। क्षेत्र मुख्यतः बांका व पश्चिमी चंपारण जिला। ठीक है, लौंडा नृत्य, जो बबुआ नृत्य भी इसको कहते हैं। प्रमुख क्षेत्र भोजपुर। ठीक है, भोजपुर आरा। लड़कों द्वारा लड़की के रूप में नृत्य किया जाता है। लौंडा नृत्य। झरनी नृत्य, यह मुहर्रम के समय मुस्लिमों द्वारा किया जाता है। झरनी नृत्य याद रखना। ठीक है, खोलड़ीन नृत्य, यह अतिथियों के मनोरंजन हेतु पेशेवर नर्तकियों द्वारा प्रदर्शित होता है। खोलड़ीन नृत्य आप याद रखना। ठीक है, करिया झूमर नृत्य, महिलाओं द्वारा सामूहिक नृत्य होता है। पवड़िया नृत्य, बच्चों के जन्म के समय पुरुषों द्वारा प्रदर्शन होता है। घाघरा पहनकर पवंडिया नर्तक द्वारा सोहर खिलौने गीतों का नृत्य किया जाता है। सो एवरीबॉडी, आप ये जरूर बताना कि आपको पार्ट सेकंड कैसा लगा।
सो ये पार्ट सेकंड कैसा लगा, इसमें क्या कमी है, क्या और अच्छा इसमें किया जा सकता है, प्लीज़ आपकी जो भी एडवाइस होती है हमारे लिए काफ़ी वह सीखने की एक मूल मंत्र होती है। तो प्लीज़ अपनी आप जो भी सुझाव है उसको दीजिए, और इसमें क्या और परिवर्तन किया जा सकता है, आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है, प्लीज़ अपने सुझाव को ज़रूर दें, क्योंकि ये जो इनिशिएटिव है आप ही के लिए किया जा रहा है। सो थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं अब थर्ड पार्ट में। थैंक यू सो मच।